दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 12 अप्रैल 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार में किशनगंज के टाउन थाना अध्यक्ष अश्विनी कुमार की बंगाल में छापामारी के दौरान भीड़ द्वारा की गई हत्या मामले में बिहार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जी हां, मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में सर्किल इंस्पेक्टर मनीष कुमार सहित 7 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। जी हां, आईजी के निर्देश पर एसपी ने यह बड़ी कार्रवाई की है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जी हां, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर हमलावर गिरिराज सिंह ने उसे गुंडा बताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बंगाल में अपनी हार के भय से बौखलाई ममता सरकार वहां हिंसा फैला रही है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को जब अपनी हार साफ साफ दिखाई दे रहा है तो ऐसे में उनकी सरकार बंगाल में हिंसा फैलाकर बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश में लगी हुई है। अपनी हार तय जानकर ममता सरकार बीजेपी को बदनाम करने के उपाय कर रही है, लेकिन अब पहले वाले हालात नहीं रहे। जी हां, बंगाल की जनता भी सब कुछ समझ रही है, वह इस सरकार को उखाड़ कर फेंक देगी। जी हां, गिरिराज सिंह ने कहा है कि बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर भी हमले किए जा रहे हैं और पुलिस ऑफिसर पर भी हमले किए जा रहे हैं। दोस्तों पछुआ हवा की दस्तक ने बिहार में मौसम का मिजाज गर्म कर दिया है। जी हां, पटना समेत दक्षिण बिहार के ज्यादातर जिलों में पछुआ हवा चल रही है, जिसकी वजह से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पटना के अधिकतम तापमान में 6 डिग्री का इजाफा हुआ है। रविवार को पटना का अधिकतम तापमान 39 डिग्री जा पहुंचा, जो सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा है। जी हां, राजस्थान से आने वाले गर्म हवा सुबह के तापमान को बढ़ा रही है। रविवार को पटना का तापमान अप्रैल महीने में सबसे ज्यादा दर्ज किया गया। जी हां, इससे पहले मौजूदा सीजन में पटना का अधिकतम तापमान सबसे ज्यादा 30 मार्च को 39.6 डिग्री दर्ज किया गया था। रविवार को राज्य के अंदर सबसे ज्यादा गर्म गया शहर रहा। जी हां, गया में अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 12 और 13 अप्रैल से पटना के साथ साथ आरा, बक्सर, नालंदा, गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, भभुआ समेत दक्षिण बिहार के ज्यादातर जिलों में हीट वेव का प्रकोप रहेगा। जी हां, अप्रैल के आखिर में तापमान 42 डिग्री के पास जा सकता है। दोस्तों कोरोना का संक्रमण देश में एक बार फिर से बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। जी रोजाना लाखों की संख्या में लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद ने एक ट्वीट करके सरकार और गोदी मीडिया पर तंज कसा है। जी आचार्य प्रमोद ने पूछा है कि मरकज बंद है और जमाती भी नहीं दिख रहे हैं, तो इस बार कोरोना आया कहां से। जी मीडिया पर तंज कसते हुए कांग्रेस नेता ने लिखा है कि मरकज बंद है और जमाती कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर कमबख्त कोरोना इतना क्यों फैल रहा है। गोदी मीडिया कुछ तो बताएं, आखिर माजरा क्या है। दोस्तों कोरोना के मामले में वृद्धि के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिल्ली की सीमाओं पर लंबे समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे कृषि कानून विरोधी आंदोलनकारियों से अपना आंदोलन वापस लेने की अपील की है। जी उन्होंने कहा है कि जब भी वे किसी ठोस प्रस्ताव के साथ जाएंगे तो सरकार चर्चा के लिए तैयार है। केंद्र के तीनों नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शनकारी पिछले लगभग 5 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। दोनों पक्षों की 20-22 जनवरी को हुई औपचारिक बातचीत के 11वें और अंतिम चरण के बाद भी इस मुद्दे का कोई भी समाधान नहीं निकल सका था। नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रदर्शनकारियों के स्वास्थ्य के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जब महामारी की दूसरी लहर में पूरा देश और दुनिया कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रही है, विरोध करने वाले आंदोलनकारियों को भी प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। उनका जीवन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया है कि नए कृषि कानूनों को लेकर देश भर में किसान समुदाय में असंतोष नहीं है और यहां तक कि कई कृषि निकाय इन कानूनों के पक्ष में हैं, जबकि कुछ इनका विरोध कर रहे हैं। जी उन्होंने कहा है कि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, चाहे वे किसान हो या फिर नागरिक। अगर उन्हें कोई संदेह है तो फिर सरकार का मानना है कि ये उसकी जिम्मेवारी है कि वे शंकाओं का समाधान करें। जी नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि तीनों कृषि कानूनों को अचानक तैयार नहीं किया गया था, पहले इसकी लंबी चर्चा हुई थी और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा है कि सामान्य तौर पर कोई विरोध तब जारी रहता है जब तक सरकार बातचीत के लिए तैयार नहीं हो जाती, लेकिन इस सरकार ने आंदोलनकारियों के प्रतिनिधियों के साथ खुले दिल से 11वें दौर की चर्चा की, फिर भी उनका आंदोलन नहीं रुका।
दोस्तों पश्चिम बंगाल में चौथे चरण का मतदान खत्म हो गया है। जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि उन्होंने ऐसा झूठा प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा है। जी सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि वे केवल एक ही महिला है जो राज्य विधानसभा चुनाव में उनको हराकर जवाब दे सकती है। सिलीगुड़ी में एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि मैंने कभी भी इस तरीके के झूठे प्रधानमंत्री को नहीं देखा है। जी इतनी बड़ी घटना के बाद भी जब वे सिलीगुड़ी में 2-3 रैलियों में गए थे तो झूठ बोलते रहे थे। मैं पूछना चाहती हूं कि वे घटना वाले साइट पर एक बार भी क्यों नहीं गए। इस चुनाव में मोदी को वे हर लाभ मिल रहा है जो हमें नहीं मिल पा रहा है। जब वे केंद्रीय शक्तियों का गलत फायदा उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रवैये की निंदा करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं ही यहां सिर्फ एकमात्र महिला हूं और मैं लड़ाई लड़ रही हूं और संघर्ष कर रही हूं। वह जानते हैं कि केवल मैं ही उन्हें चुनाव में हराकर जवाब दे सकती हूं। दोस्तों घर में काम करने वाले नौकरों की सुविधा के लिए केंद्र सरकार कई नए नियम लाने की तैयारी में है। सरकार इसके लिए एक राष्ट्रीय नीति पर काम कर रही है। इस नीति के तहत घरेलू कामगारों को अन्य कर्मचारियों की तरह ही फिक्स न्यूनतम वेतन का प्रबंधन होगा। जी साथ ही उनके सामाजिक सुरक्षा का भी इंतजाम किया जाएगा। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने लोकसभा में बताया है कि वे घरेलू नौकर खासकर महिलाओं के हित को देखते हुए सरकार नई नीतियों पर काम कर रही है। जी घरेलू कामगारों को उत्पीड़न से बचाया जा सके, उनके शोषण ना हो और उन्हें न्यूनतम वेतन के साथ पूर्ण सामाजिक सुरक्षा मिल सके, इसकी कोशिश की जा रही है। ऐसा पहली बार होगा जब ऐसे श्रमिकों के लिए सरकार की तरह से कोई राष्ट्रीय नीति बनने जा रही है। इसके तहत इन कामगारों का रजिस्ट्रेशन करना भी अनिवार्य होगा। दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि दरभंगा एयरपोर्ट पर विमानों की संख्या भी और बढ़ाई जाए। जी साथ ही एयरपोर्ट पर यात्री सुविधाओं में भी बढ़ोतरी हो। जी सीएम नीतीश कुमार ने शनिवार को एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में दरभंगा एयरपोर्ट के विकास को लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का प्रेजेंटेशन देखने के बाद अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। जी उन्होंने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट को विकसित करने के संबंध में जो भी जानकारी दी गई है उसे लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एयरपोर्ट से बात करके सहमति बना ले। एयरपोर्ट की 4 दीवारी को ऊंचा किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने एयरपोर्ट को कई बार देखा है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से एयरपोर्ट की 4 दीवारी को भी ऊंचा करने की बात हमने कही है। दोस्तों तृणमूल कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अपने लीक ऑडियो को लेकर चौतरफा घिर गए हैं। जी हां भारतीय जनता पार्टी के बाद अब ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी निशाना साधा है। प्रशांत किशोर की ओर से ये कहे जाने हैं कि लेफ्ट कांग्रेस और TMC की ओर से 20 सालों तक मुस्लिम तुष्टीकरण किए जाने की वजह से ध्रुवीकरण और बीजेपी को फायदा मिल रहा है। ओवैसी ने कहा है कि ममता की विफलता के लिए मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। जी हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लीक ऑडियो को साझा करते हुए ट्विटर पर लिखा है कि मशहूर चुनावी रणनीतिकार यहां तथ्य रहित दिमाग से बोल रहे हैं। ममता ने बहुसंख्यक सांप्रदायिकता को बंगाल में जड़ जमाने की अनुमति उन्होंने कैसे दी? इस पर आत्ममंथन की बजाय वह विफलता के लिए मुसलमानों को बलि का बकरा बना रहे हैं। जी ओवैसी ने कहा है कि राज्य में मुसलमानों की आबादी 27% है, लेकिन केवल 6% के पास सरकारी नौकरी है। उच्च शिक्षा में केवल 11% छात्र हैं। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले 80% मुस्लिम 5,000 रुपए के कम कमा रहे हैं। स्वास्थ्य के मामले में 6 सबसे पिछड़े जिलों में मुसलमानों की आबादी 25% से अधिक है, लेकिन जेलों की उनकी हिस्सेदारी 37% है। जी ओवैसी ने कहा कि मालदा, मुर्शिदाबाद आदि में लोगों को अर्धसैनिक मिला पानी पीना पड़ रहा है। यह तुष्टीकरण का फल है। लेफ्ट के मुस्लिमों के खराब व्यवहार को कुंडू और फिर सच्चर कमेटी ने दर्ज किया है। उनका फेमस लैंड रिफॉर्म मुसलमानों तक नहीं पहुंचा, जहां उनमें से 3-4 भूमिहीन है। ओवैसी ने एक अन्य ट्वीट में कहा है कि सच्चाई यह है कि TMC और लेफ्ट के सबसे वफादार वोटर्स को दशकों तक अपमानित के सिवा कुछ भी नहीं मिला। जी उनकी वफादारी के बदले ममता बनर्जी ने मुसलमानों को दूध देने वाली गाय मानती है। जी हाँ, अब वह मुसलमानों से कह रही है कि वोट बंटने मत दो। यदि यहाँ तुष्टीकरण है तो फिर ये मांग क्यों? जी ओवैसी ने ममता की ओर से अपना गोत्र बताए जाने का जिक्र करते हुए लिखा है कि क्यों ममता बनर्जी हर जगह जाकर अपने गोत्र और वर्ण व्यवस्था में अपना उच्च स्थान की बात कर रही है। अल्लाह हमें इस तरह की तुष्टीकरण से बचाए।
दोस्तों बिहार में कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना संक्रमण के मामले में तेजी से बढ़ते मामले के बीच शनिवार को इस वर्ष का अब तक का सर्वाधिक 3469 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके पहले 15 अगस्त 2020 को राज्य में 3536 नए संक्रमितों की पहचान की गई थी। पिछले 24 घंटे में 95,112 सैंपल की जांच की गई। वहीं 822 संक्रमित मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो गए, जबकि 6 कोरोना संक्रमित मरीजों की इलाज के दौरान जान चली गई। एक दिन में 66% की बढ़ोतरी पूर्व में मिले कोरोना संक्रमितों की तुलना में शनिवार को 69% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई। एक दिन पहले राज्य में 2174 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई थी। राज्य में इसके साथ ही कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 11,998 हो गई। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पटना में सबसे ज्यादा 1431 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं पटना सहित 3 जिलों में 100 से अधिक नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। मुजफ्फरपुर में 185 और गया में 310 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। विभाग के अनुसार अररिया में 27, अरवल में 51, औरंगाबाद में 93, बांका में 20, बेगूसराय में 80, भागलपुर में 97, भोजपुर में 74, बक्सर में 30, दरभंगा में 50, पूर्वी चंपारण में 33, गोपालगंज में 44, जमुई में 16, जहानाबाद में 77, कैमूर में 31, कटिहार में 49, खगड़िया में 17, किशनगंज में 29, लखीसराय में 70, मधेपुरा में 32, मधुबनी में 20, मुंगेर में 51, नालंदा में 25, नवादा में 40, पुणे में 87, रोहतास में 35, सहरसा में 50, समस्तीपुर में 22, सारण में 62, सीतामढ़ी में 36, सिवान में 57, सुपौल में 11, वैशाली में 51, पश्चिमी चंपारण में 43 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। बचे हुए जिले में 10 से कम संक्रमित मरीज मिले हैं। दोस्तों असम और पश्चिम बंगाल के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव झारखंड का रुख करने वाले हैं। जी हां, तेजस्वी यादव का मिशन झारखंड 13 अप्रैल को शुरू होगा। नेता प्रतिपक्ष 13 अप्रैल को पटना से देवघर पहुंचेंगे और झारखंड की एक विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर का सफर करके पटना से देवघर पहुंचेंगे। यह मधुपुर विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मंत्री हाफिजुल हसन के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तेजस्वी यादव की पहली जनसभा देवीपुर प्रखंड में होगी, जबकि दूसरी जनसभा करो प्रखंड में उसी दिन शाम 4 बजे आयोजित की जाएगी। जी हां, तेजस्वी यादव 13 अप्रैल को देवघर में ही रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद 14 अप्रैल की सुबह उनका बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा पाठ का कार्यक्रम है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। जी हां, अब उत्तर प्रदेश के किसी भी धार्मिक स्थलों पर एक साथ 5 से अधिक लोगों के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। जी हां, मस्जिद, गुरुद्वारा या फिर चर्च में अब एक साथ सिर्फ और सिर्फ 5 लोग ही प्रवेश कर सकेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जनपद लखनऊ में कोरोना के उपचार के लिए L2 एवं L3 के पर्याप्त बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि लखनऊ में तत्काल कम से कम 2000 ICU बेड की व्यवस्था की जाए। दोस्तों कटिहार जिले से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक शराबियों को पकड़ने गई पुलिस पर कुछ असामाजिक तत्वों ने लाठी डंडे और लोहे के रॉड से हमला कर दिया। जी हां, हमले में एक ASI समेत 3 महिला पुलिसकर्मी बुरी तरीके से जख्मी बताई जा रही है। सभी घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि बारसूरी थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर में कुछ शराबियों के छिपे होने की गुप्त सूचना पुलिस को मिली थी। जी हां, प्राप्त जानकारी के अनुसार जब पुलिस घटना स्थल पर शराबियों को पकड़ने पहुंची तो फिर कुछ असामाजिक तत्वों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले के समय कुछ पुलिसकर्मी तो अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब रहे, लेकिन कुछ पुलिसकर्मियों को पकड़कर हमलावरों ने लाठी डंडे और लोहे के रॉड से जमकर पिटाई कर दी। जी हां, घायलों में ASI संजय कुमार समेत 3 महिला पुलिसकर्मी शामिल है। आनंद फानन में सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी हां, जहां फिलहाल इलाज जारी है। वहीं स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए घटनास्थल पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। दोस्तों किशनगंज जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो जहां से विकास की असली हकीकत को बयां कर रही है। तस्वीर है किशनगंज जिला के तेरागाछ प्रखंड क्षेत्र के सुहिया गांव की। जी हां, जहां मुख्य सड़क को जोड़ने के लिए नदी पर बना एकमात्र चरचरी पुल टूट गया। जी हां, पुल टूटने के बाद अब इस गांव का संपर्क पूरी तरीके से टूट गया है, जिसको लेकर गांव के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। दरअसल इस चरचरी पुल को लोगों ने पैदल आने जाने के लिए तैयार किया था, लेकिन इस पुल पर बीते शनिवार
शनिवार को भारी भरकम ट्रैक्टर गुजर रहा था। बांस के पाए के सहारे खड़ा यह चचरी पुल गाड़ी का भारी वजन सहन नहीं कर सका और एक तरफ टूट गया। वही गाड़ी भी पुल पर फंस गई। जी हां, पुल पर ट्रैक्टर के फंसे होने के कारण न सिर्फ मुख्य सड़क से संपर्क टूट गया बल्कि पुल को भारी नुकसान पहुंच गया, जिस कारण गांव के लोगों की आवाजाही बाधित हो गई। ग्रामीण जेसीबी मशीन से इसे निकालने में लगे हैं। जी हां, प्रखंड क्षेत्र की ये तस्वीर यहां के विकास की दावों की पोल खोल रहे हैं। विधायक और सांसद के कामकाज की तरीके की हकीकत को बता रहे हैं। जी हां, शायद यही कारण है कि इस प्रखंड को एशिया का सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता है। जी हां, ये इलाका एशिया का सबसे पिछड़ा इलाके में शुमार है। दोस्तों, उत्तराखंड के ऋषिकेश में बना लक्ष्मण झूला पुल की तरह बिहार सरकार भी झूला पुल बनवाने जा रही है। जी हां, ये झूला पुल मोक्ष की नगरी गया में जल्द ही देखने को मिलेगा। जी हां, दरअसल पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने झूला पुल बनाने का फैसला किया था। जी हां, लक्ष्मण झूला पुल का निर्माण देवघाट से सीता कुंडन के बीच होगा। जी हां, इससे देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को काफी सहूलियत मिलेगी, साथ ही इलाके के लोगों को और रोजगार मिल सकेगा। जानकारी के अनुसार विष्णुपद के देवघाट से सीताकुंड तक अनुमानित 65 करोड़ रुपए की लागत से लक्ष्मण झूला पुल तैयार होगा। इसका फायदा यह होगा कि विष्णुपद और सीताकुंड में पिंडदान करने वाले तीर्थ यात्रियों को 3 किलोमीटर घूमकर नहीं जाना पड़ेगा। यहां बनने वाला लक्ष्मण झूला पुल एशिया का दूसरा जबकि विश्व का तीसरा पुल होगा, यानी कि दुनिया का तीसरा पुल होगा। इस पुल की लंबाई 430 मीटर होगी। वहीं लक्ष्मण झूला पुल बनने की खबर से स्थानीय पंडित और पुजारी बेहद खुश हैं। इधर स्थानीय पंडित ओम प्रकाश के अनुसार लक्ष्मण झूला पुल बनने से गया को एक अलग पहचान मिलेगी और पूरी दुनिया में गया की प्रसिद्ध और बढ़ेगी। पुल बनने से श्रद्धालु बड़े आराम से विष्णुपद मंदिर से फल्गु नदी के ऊपर बने लक्ष्मण झूला पुल से 5 से 10 मिनट में पैदल सीताकुंड मंदिर पहुंच जाएंगे और अपने पितरों का उपहार करेंगे। दोस्तों, कोरोना वैक्सीन के मामले पर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान को लेकर बिहार भाजपा उन पर हमलावर हो गई है। जी हां, बिहार से भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और राज्य के पूर्व पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने राहुल गांधी के बयान पर सवाल खड़े किए हैं। जी हां, सुशील मोदी ने राहुल गांधी पर देश में भय और भगदड़ का माहौल बनाने के आरोप लगाए हैं। वहीं नंद किशोर यादव ने कहा है कि कांग्रेस के युवराज इस भुलावे में न रहे कि कोरोना काल में झूठ और फरेब की खेती करने से उनकी सियासत में हरियाली आ जाएगी। अपनी अज्ञानता के मूर्खता से देश की जनता को परेशान ना करें। दोस्तों, बिहार में पहली बार दाल की सरकारी खरीद होने जा रही है। जी हां, सरकार लगभग 5 लाख क्विंटल दाल की खरीदारी करेगी। जी हां, खरीद 15 अप्रैल से जिला स्तर पर की जाएगी। 51 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर 4,65,000 क्विंटल दाल खरीदने का टारगेट तय किया है। राज्य खाद्य निगम ने इसके लिए अंतिम तारीख 15 मई निर्धारित कर दी है। जी हां, केंद्र सरकार ने राज्य में पहली बार मसूर चना की दाल खरीद की व्यवस्था की है। मसूर 3,215 क्विंटल और चना की दाल 1,435 क्विंटल खरीदारी की जाएगी। यह सरकारी खरीद का जिम्मा राज्य खाद्य निगम को दिया गया है। जिला स्तर पर संचालित एसएफसी केंद्र पर किसान अपनी फसल बेच सकेंगे। दाल की सरकारी खरीद में नेफेड की भी हिस्सेदारी होगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस साल केंद्रीय बफर स्टॉक को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को पिछले साल के 20 लाख मीट्रिक टन दाल के मुकाबले 3 लाख मीट्रिक टन दाल की अधिक खरीद करने का लक्ष्य दिया है। दोस्तों, कटिहार में महानंदा नदी के जद में आने वाले इलाके में अवैध मिट्टी खनन के खेल से बाढ़ के रेड जोन माने वाले इन इलाकों में बड़ी तबाही हो सकती है। जी हां, क्योंकि नदियों के तट वाले इलाकों से अनियंत्रित तरीके से मिट्टी कटाई से नदी अपना धारा बदल सकता है। जी हां, जिस कारण बाढ़ के समय बड़ी तबाही हो सकती है कटिहार वासियों के लिए। दरअसल कटिहार के प्राणपुर एवं रोशना थाना क्षेत्र के महानंदा नदी से सटे इलाकों में मिट्टी के कटाई बहुत पहले से चलते आ रहे हैं, लेकिन अवैध खनन के खेल में बंगाल की मिट्टी तस्कर भी शामिल हो गए हैं। जय सूत्रों की माने तो हर रोज 2 से 3 दर्जन ट्रक इस इलाके से मिट्टी लेकर बंगाल के सीमा पर पार करते हैं। बड़ी बात यह है कि प्रशासनिक अधिकारी के नजर पर होने के बावजूद भी इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होता है। जी हालांकि पिछले साल खनन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 हाईवे ट्रक एवं पॉकलेन मशीन भी जब्त किया था, लेकिन इस बार यह खेल प्रशासन के नाक के नीचे से ही होने लगा है। इसके बावजूद भी अब तक इसे लेकर प्रशासन गंभीर नहीं दिख रहे हैं।
दोस्तों पश्चिम बंगाल में मॉब लिंचिंग से किशनगंज के थाना अध्यक्ष अश्वनी कुमार की जान चली जाने के बाद उसकी मां उसके गम नहीं सह पाई। जी हां, दिवंगत थाना अध्यक्ष अश्वनी कुमार की मां का निधन हो गया। जी हां, आज सुबह उनकी मां ने अंतिम सांस ली। बेटे के दुनिया से चले जाने के गम उनकी मां बर्दाश्त नहीं कर पाई और फिर आज उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जी हां, अश्वनी कुमार का पैतृक घर पूर्णिया के जानकी नगर थाना इलाके में है। उनकी माता का आज सुबह निधन हो गया। अपने बेटे की जान जाने की खबर सुनने के बाद लगातार वे बेसुध पड़ी हुई थी। इससे बड़ी त्रासदी और कोई नहीं हो सकती है कि मां बेटे दोनों का अंतिम संस्कार एक ही साथ किया गया। जी हां, अश्वनी कुमार की मां उर्मिला देवी 70 वर्ष की बुजुर्ग थी। रविवार की सुबह जैसे ही उन्होंने अपने बेटे के शहीद होने की खबर सुनी तो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उनका निधन हो गया, इस दुनिया से चली गई। जी हां, उर्मिला देवी पहले से ही हार्ट मरीज थी। दोस्तों बिहार में हो रहे आपराधिक घटनाओं पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने चिंता जाहिर की है। जी हां, उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि मैं मानता हूं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। कानून व्यवस्था को और दुरुस्त करने की जरूरत है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि पहले के अपेक्षा में आज किसी भी घटनास्थल पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने यह बातें जहानाबाद में कही है। जी हां, पटना से गया जाने के दौरान जहानाबाद में उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि बिहार में आपराधिक वारदातें बढ़ गई है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह भी देखना होगा कि सरकार अपराध को रोकने के लिए लगातार काम कर रही है। किसी भी घटना के बाद कार्रवाई की जा रही है, दोषी पकड़े जा रहे हैं। उन्होंने मधुबनी कांड को लेकर कहा है कि यह कोई नरसंहार नहीं है, यह वारदात आपसी रंजिश में हुई है, इसके दोषी भी पकड़े जा रहे हैं। लेकिन हमें यह भी भूलना नहीं चाहिए कि पहले की सरकार में क्या होता था। गांव के गांव साफ कर दिए जाते थे, घटनाओं की बाढ़ आ जाती थी जो आज नहीं है। एनडीए की सरकार संवेदनशील है, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। दोस्तों बिहार पुलिस ने कांस्टेबल के 11,880 पदों पर बहाली के लिए सभी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया गया है। जी केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती यानी कि CSBC ने इस बात की जानकारी दी है। जी और बताया है कि 7 दिनों में नतीजा घोषित कर दिए जाएंगे। इस भर्ती के बाद बिहार पुलिस को नए 11,880 जवान मिल जाएंगे। यह जानकारी के अनुसार नतीजे घोषित होने के लिए सभी कामों को पूरा कर लिया गया है और 7 दिनों में रिजल्ट की घोषणा हो सकती है। आपको बता दें कि CSBC ने 11,880 सीटों के लिए साल 2019 में विज्ञापन निकाला था। यह आपको बता दें कि 4 अक्टूबर 2019 को 11,880 पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन निकाला गया था, जिसके बाद 5 अक्टूबर से 4 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। वहीं ऑनलाइन आवेदन के बाद जनवरी और मार्च 2020 में लिखित परीक्षा ली गई थी। यह दिसंबर 2020 से जनवरी 2021 के बीच फिजिकल टेस्ट के साथ दूसरी प्रक्रिया भी की गई थी। दोस्तों अगर आपको बैंक से जुड़ी कोई भी जरूरी कामकाज करना है तो फिर यह खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। यदि आप बैंक के पेंडिंग काम को आज यानी कि सोमवार को निपटा लेते हैं तो फिर आपके लिए बेहतर हो सकता है, बेहतर होगा, वरना आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। जी हां, दरअसल अप्रैल महीने में अब कुल 9 दिन बैंक बंद रहेंगे। इनमें 6 दिन तो इसी सप्ताह बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में आपको अपने बैंकों से जुड़े कामों को छुट्टियों के हिसाब से ही मैनेज करना होगा। जी आपको बता दूं कि सभी राज्यों में 15 दिन छुट्टी नहीं रहेगी, क्योंकि कुछ त्योहार या फिर उत्सव पूरे देश में एक साथ नहीं मनाया जाता है। RBI की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक अप्रैल महीने में देश के अलग अलग राज्यों में बैंकों के लिए 9 अवकाश निर्धारित किए गए हैं, यानी कि अप्रैल महीने में 9 दिन छुट्टी रहेंगे बैंक में। दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 8वीं किस्त बहुत जल्द 11 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में आने वाली है। जी हां, गेहूं की कटाई और मराई चरम पर है। ऐसे में किसानों को इस 2,000 रुपए की किस्त का बेसब्री से इंतजार है। सरकार अब तक 7 किस्त दे चुकी है और 8वीं किस्त इसी महीने से आनी शुरू होगी। लेकिन इस योजना के सिस्टम में सेंध लगाकर लाखों किसान केंद्र सरकार से सालाना 6,000 रुपए ले रहे हैं। पिछले दिनों एक RTI में इस बात का खुलासा हुआ था कि फर्जीवाड़ा करने वाले ऐसे अयोग्य किसानों की संख्या पंजाब, असम, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश में अधिक है। ऐसे किसानों की सरकार वसूली भी कर रही है। अगर आप भी PM किसान का किस्त ले रहे हैं तो फिर ये जान ले कि आप इसके पात्र हैं भी या नहीं। इससे पहले कि सरकार आपको दी गई रकम वसूले, आप सावधान हो जाइए उससे पहले ही। अयोग्य लाभार्थियों में आधे से अधिक यानी कि 55.58% आयकर दाता है। बाकी 44.41% वे किसान हैं जो योजना की अर्हता पूरी नहीं करते हैं।
ऐसे अयोग्य लाभार्थियों को भुगतान की गई राशि वसूलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह गलत तरीके से लिया गया पैसा वापस नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। दोस्तों, देश में अब तक 10 करोड़ लोगों को कोरोना रोधक खुराक दी जा चुकी है, यानी कि वैक्सीन दी जा चुकी है। जी हां, देश में 16 जनवरी से टीकाकरण की शुरुआत हुई थी, जिसमें 85 दिनों में भारत ने 10 करोड़ खुराकें लोगों को दी है। वहीं चीन की बात की जाए तो चीन ने 102 दिनों में 10 करोड़ खुराकें दी हैं। जी हां, इस रेस में अमेरिका भी भारत से पिछड़ा दिखाई दे पड़ता है। अमेरिका में 89 दिनों में 10 करोड़ वैक्सीन की खुराकें दी गई है। जी हां, भारत में पहले चरण का टीकाकरण कार्यक्रम 16 जनवरी को शुरू हुआ था। इसके बाद 1 मार्च से 60 साल की उम्र से ज्यादा के लोगों और फिर 45 साल से अधिक और गंभीर बीमारियों की पीड़ित लोगों के लिए टीकाकरण की शुरुआत की गई थी। 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के आयु के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। दोस्तों, बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए महामहिम राज्यपाल फागू चौहान की अध्यक्षता में 17 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। यह 17 अप्रैल को दिन के 11 बजे ये सर्वदलीय बैठक होगी, जिसमें सभी दलों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये बैठक वर्चुअल तरीके से होगी। इस बैठक को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के साथ संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने महामहिम राज्यपाल से मुलाकात की और इस सर्वदलीय बैठक की अनुमति मांगी। इस दौरान इन लोगों ने बिहार में कोरोना संक्रमण की अद्यतन स्थिति से राज्यपाल को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 17 अप्रैल 2021 को 11 बजे दिन में फागू चौहान की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय वर्चुअल बैठक बुलाई जाएगी। दोस्तों, बिहार ने कोरोना टीकाकरण अभियान को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए अपनी जरूरतों को देखते हुए कोरोना वैक्सीन की 30 लाख डोज उपलब्ध कराने की मांग केंद्र सरकार से की है। जी हां, बिहार में अभी प्रतिदिन औसतन वैक्सीन की 2 से 3 लाख डोज की खपत हो रही है। ऐसे में कोरोना वैक्सीन के स्टॉक में कमी होने से टीकाकरण अभियान प्रभावित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश के अनुसार 11 से 14 अप्रैल तक पूरे देश में कोरोना टीकाकरण का विशेष अभियान यानी कि टीका उत्सव संचालित किया जा रहा है। इसके तहत बिहार में प्रत्येक दिन वैक्सीन की करीब 4 लाख डोज लगाने का लक्ष्य है। ऐसे में अगले 4 दिन में वैक्सीन के 16 लाख खुराक की जरूरत होगी। इसके अतिरिक्त दैनिक रूप से जारी टीकाकरण को लेकर भी प्रतिदिन 2 से 3 लाख से अधिक खुराक की जरूरत होगी। दोस्तों, बंगाल के कुछ बिहार में हुई हिंसा मामले में ममता बनर्जी केंद्र की मोदी सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा है। इसके साथ ही सीएम ममता बनर्जी ने पीड़ित परिवार से फोन पर बात की है। यह साथ ही 14 अप्रैल को उनसे मिलने आने का वादा भी किया है। यह सिलीगुड़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही सीएम ममता बनर्जी ने मारे गए लोगों के परिवार से वीडियो कॉल पर बात की। इसके साथ ही मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि ये अक्षम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ अक्षम सरकार हैं। वे बंगाल पर कब्जा करने के लिए रोजाना यहां आ रहे हैं। आपका स्वागत है, आपको किसी ने नहीं रोका, लेकिन लोगों को धमकाने के बजाय खुश कीजिए। आप केंद्रीय बलों द्वारा लोगों को मरवाते हैं और बाद में उन्हें क्लीन चिट जारी कर देते हैं। आपको बता दें कि कुछ बिहार में हिंसा के बाद वहां चुनाव आयोग ने 3 दिन तक किसी नेता के जाने पर रोक लगा दी है। ऐसे में सीएम ममता बनर्जी ने अपने अधिकारी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए चुनाव आयोग पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का नाम एमसीसी यानी कि मोदी कोड ऑफ कंडक्ट रख लें। दोस्तों, खबर बिहार की राजधानी पटना से है, जहां एक युवती ने अपने ही माता पिता पर घर से में कैद रखने का आरोप लगाया है। जी हां, युवती का कहना है कि वे अभी शादी नहीं करना चाहती है। इसके बाद भी उनके माता पिता जबरदस्ती नौकरी छोड़ने का दबाव दे रही है और वे दुबई में जॉब करती थी। माता पिता ने धोखे से पटना बुला लिया। घर आने पर उसका पासपोर्ट, वीजा, मोबाइल के साथ अन्य जरूरी का सामान छीन लिया गया। जी हां, वे 6 महीने से अपने ही घर में कैद थी। सुबह शाम खाना के साथ भी गालियां दी जाती थी। यह शुक्रवार की शाम घर से भाग निकली। घर से भागने के बाद वे कुछ लोगों की मदद से शनिवार को महिला थाना पहुंची। थाने पहुंचे माता पिता का कहना है कि उसकी बेटी गलत संगत में पड़ गई है, लेकिन युवती का कहना है कि वो 21 साल की है। शुरू से ही उनके माता पिता पढ़ने भी नहीं देना चाहते थे। जी हां, वे काम करते हुए पढ़ाई की है। बहुत मुश्किल से दुबई के एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही थी। जी हां, अब उनके माता पिता घर में कैद करके रखना चाहते हैं। महिला थाना में उसके माता पिता की काउंसलिंग की जा रही है। यह युवती का कहना है कि घर में नहीं जाना चाहती है, घर जाकर मेरी हत्या कर दी जाएगी।
दोस्तों पटना वासियों को जल्द ही बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। जी हां, पहली बार पटना में डबल डेकर एलिवेटेड रोड का निर्माण होने जा रहा है। निर्माण की यह जिम्मेदारी बिहार राज्य पुल निर्माण निगम पर सौंपी गई है। जी हां, अशोक राजपथ के संकरा होने के कारण डबल डेकर एलिवेटेड रोड बनाने का निर्णय लिया गया है। कारगिल चौराहे से शुरू होने के वाली ये एलिवेटेड सड़क 2200 मीटर लंबी होगी। जी हां, जिसके निर्माण पर 442 करोड़ की लागत आएगी। जी, इस पुल के टेंडर का काम इसी अप्रैल के अंतिम सप्ताह में शुरू हो जाएगा। यह डबल डेकर एलिवेटेड रोड के निर्माण से अशोक राजपथ पर लगने वाला भीषण जाम खत्म हो जाएगा। दोस्तों देश भर में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर बाहर से बड़ी संख्या में लोगों की बिहार लौटने की फिर से संभावना जताई जा रही है। जी ऐसे में सरकार अपने स्तर से उनके रोजगार को लेकर भी तैयारी में जुटी हुई है। प्रशासनिक स्तर से इसके लिए तैयारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जी सभी विभागों से लोगों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि बाहर से आने वाले इच्छुक लोगों को मनरेगा के तहत काम उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले साल कोरोना काल में मनरेगा के तहत 22 करोड़ कार्य दिवस सृजित किए गए थे। इधर राज्य ग्रामीण कार्य विकास विभाग, निर्माण कार्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, भवन निर्माण विभाग सहित ऐसे अन्य विभागों को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर का इंतजाम करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। जी हाँ, कहा गया है कि जैसे जैसे लोग यहाँ आएंगे इन्हें जरूरत या फिर उनके स्किल के मुताबिक रोजगार मुहैया करा दिया जाए। संभावना जताई जा रही है कि बाहर से आने वाले लोग इस बार लंबे समय तक बिहार में रह सकते हैं। जी हां, मंत्री श्रवण कुमार कहते हैं कि काम के अभाव में किसी गरीब को राज्य के बाहर जाने की मजबूरी नहीं होगी। जी उन्होंने कहा कि इसके लिए राशि की भी कमी नहीं होगी। जी उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आने वाले लोगों को उनके स्किल के आधार पर भी रोजगार मुहैया कराने की कोशिश कर रही है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस ये था। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।